नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। बता दें आपको कि उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। 7 जिलों में तेज बारिश होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। अन्य कई जिलों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट, 7 जिलों में तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। अन्य जिलों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। तो 7 जिलों में तेज बारिश होने के आसार। आपको बता दें कि अन्य कई जिलों में भी हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। 7 जिलों में तेज बारिश होने की संभावना और कई अन्य जिलों में भी हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। 7 जिलों में खासकर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, उत्तराखंड में फिलहाल अभी मौसम कैसा बना हुआ है? हाँ जी अंजलि, अगर देखा जाए तो लगातार उत्तराखंड में जो है मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर मौसम विभाग ने 7 जिलों में अलर्ट जारी किया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर एहतियात भी बरतने की बात मौसम विभाग द्वारा कही गई है कि जो लोग यात्रा पर जा रहे हैं या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही बाहर जाए। इसके साथ ही तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश होने से जो सड़कों पर मलबा आ जाता है, कई बार यातायात जो मार्ग है वो बाधित हो जाते हैं। इसको यात्रा मार्ग बाधित ना होने पाए, कनेक्टिविटी ना टूटने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और तमाम जगहों पर जो सेंसिटिव जोन है वहां पर जेसीबी की तैनाती की गई है। इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम उसको तैनात करने का काम किया गया है। साथ ही सभी जो जिलाधिकारी हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने जो है जिलों की मॉनिटरिंग करें। साथ ही अगर बात की जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग लगातार ऐसी जगहों की मॉनिटरिंग कर रहा है जहां जो सेंसिटिव जोन है, जहां पर भूस्खलन की संभावना ज्यादा होती है बरसात होने से, तो वहां की मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है। साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। मैसेज द्वारा उन्हें सूचित किया जाता है कि बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, जी, तो कृपया सावधानी बरतें। तो ऐसी तमाम चीजों को करने का काम किया गया है। 7 जिलों के लिए फिर से मौसम ने अलर्ट जारी किया है और कहीं ना कहीं जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर लगातार बारिश भी हो रही है। बिल्कुल। अब हालांकि नवीन, काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। ऐसे में राहत बचाव कार्य जो है वो किस स्तर पर यहाँ पर चल रहा है? और अभी जैसा कि कई जो पहाड़ी जिले वहां, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर भी खतरा जो है वो मंडरा रहा है। ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट है किसी भी परिस्थिति को लेकर? निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने से मार्ग बाधित होते हैं, तो इसको लेकर जेसीबी की तैनाती की गई है, एसडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है। जान मान की हानि न होने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन विभाग गए थे, वहां पर उन्होंने सभी अधिकारियों से बात भी की और चर्चा भी की। साथ ही उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि जो रोड कनेक्टिविटी है उसे ना कहीं भी वो बाधित ना होने पाए। जो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं उनका विशेष रूप से मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। तो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। शासन प्रशासन लगातार अपनी नजर मौसम विभाग के अनुसार लगाया हुआ है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से जान माल की हानि ना होने पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो 7 जिलों में तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। अन्य कई जिलों में भी हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। बढ़ेंगे आगे, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड शासन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, उत्तराखंड शासन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आपदा को देखते हुए शासन का बड़ा निर्णय, निसंवर के 215 पदों पर कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो आपदा को देखते हुए निसंवर्ग के रखे गए थे 215। तो उत्तराखंड शासन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आपदा को देखते हुए ये बड़ा निर्णय, निसंवर्ग के 215 पदों पर कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। यानी आपदा को देखते हुए निसंवर्ग को के रखे गए थे 215 और अब उत्तराखंड शासन से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आपदा को देखते हुए शासन द्वारा ये बड़ा निर्णय लिया गया है। निसंवर्ग के
215 पदों पर कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पर गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। घोड़े और खच्चर संचालन को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई। यात्रा पर निकलने से पहले होगी मेडिकल जांच, क्योंकि लगातार खबरें घोड़े और खच्चर को लेकर आ रही थी। मवेशी के लिए खोले जाएंगे 4 अस्पताल। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो घोड़े खच्चर संचालक को लेकर यह गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, क्योंकि अक्सर यात्रा मार्ग में कई घोड़े खच्चरों की दयनीय स्थिति, दयनीय हालत के वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे और अब इस पर संज्ञान लिया गया है। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पर गाइडलाइन जारी, घोड़े खच्चर संचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। जानकारी बता दें आपको कि यात्रा पर निकलने से पहले अब मेडिकल जांच करवाई जाएगी। मवेशी के लिए खोले जाएंगे 4 अस्पताल। तो केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पर यह गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। घोड़े खच्चर संचालन को लेकर अब गाइडलाइन जारी की गई। यात्रा पर निकलने से पहले मेडिकल जांच जो है वो होगी। घोड़े और खच्चरों की मवेशी के लिए खोले जाएंगे 4 अस्पताल। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जी हां, बता दें चुनावी तैयारियों में पूरी तरीके से बीजेपी जुट गई है और स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक उपचुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। तो प्रचारकों की सूची में कई नेता शामिल बताए जा रहे हैं। चुनावी तैयारी में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी कर दी है। तो 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। स्टार प्रचारक का उपचुनाव में प्रचार करेंगे। तो 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई। उपचुनाव में पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रचारकों की सूची में तमाम नेता शामिल हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। कांग्रेस प्रत्याशी भर सकते हैं नामांकन। ये इस वक्त की बड़ी खबर बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी भर सकते हैं आज नामांकन। तो बसंत कुमार है कांग्रेस प्रत्याशी जो कि अपना नामांकन आज भर सकते हैं। नामांकन में कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहेंगे। तो बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी आ रही अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आज अपना नामांकन जो है वो भर सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बसंत कुमार है कांग्रेस के प्रत्याशी। नामांकन में कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे नामांकन के वक्त। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस प्रत्याशी आज अपना नामांकन भर सकते हैं। तो बता दें आपको कि बसंत कुमार है कांग्रेस प्रत्याशी जो अपना नामांकन आज भर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी और अहम खबर। कांग्रेस प्रत्याशी आज भर सकते हैं अपना नामांकन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर देश उनको नमन कर रहा है। और तो वहीं उत्तराखंड में भी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया और सीएम धामी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया और उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ाते हुए सीएम धामी ने उनको नमन किया। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के
आपको बता दें कि 5वीं पुण्यतिथि थी और इसके मद्देनजर बीजेपी ने देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने आवास में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा है और उन्होंने देश के हित को लेकर काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं। साथ ही जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी जनता को संबोधित करते थे तो उनके विरोधी भी दूर दूर से उनको सुनने के लिए पहुंचते थे। चलिए अब बात करेंगे उपचुनाव की जंग की, क्योंकि प्रदेश में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर हलचल जारी है। बता दें कि इस कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके बाद सीएम धामी ने भी अपने प्रत्याशी के लिए जनसभा कर लोगों से वोट देने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के अधूरे कामों को अब उनकी पत्नी पार्वती दास जो है वो पूरा करेंगी, जिसके लिए उन्हें आपके समर्थन की आवश्यकता की जरूरत है। वहीं नामांकन के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। सभी नेताओं का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी भारी मतों के साथ उपचुनावों में विजयी होगी। बता दें कि बागेश्वर की सीट चंदन रामदास के निधन के बाद से खाली हुई थी, जिस पर कि अब 5 सितंबर को मतदान किए जाएंगे। मुझे याद आ रहा है कि उस समय हम लोग आप सबके बीच में आदमी चंदन रामदास जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आए थे, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे और फिर से आप सबको एक बार यहां पर फिर से उनको श्रद्धांजलि और उनकी चंदन जी की पार्वती उनको अपना समर्थन, अपना मत, अपना आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज विश्वास नहीं हो रहा है कि चंदन जी हमारे बीच में नहीं है। उनका इस प्रकार से एकदम से हमारे बीच से चला जाना, ये केवल एक परिवार की क्षति नहीं हुई, पूरे बागेश्वर की क्षति हुई। इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले अनेकों लोग जो उनको प्रेम करते थे, उनके सपनों को आगे बढ़ाने का काम करते थे, उनको बहुत आघात लगा, बहुत धक्का लगा। एक असमयी उन सबके लिए भी एक ऐसी घड़ी आ गई जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। भाजपा परिवार के लिए और मैं कहूंगा कि व्यक्तिगत मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति थी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरफ से माना। मैं मुख्य सेवक के दायित्व में था, लेकिन हमेशा से वो मेरी भी अत्यंत चिंता करने का काम करते थे। देखिए, आज नामांकन का दिन है और जिस प्रकार का उत्साह बागेश्वर की जनता के अंदर मैं देख रहा हूँ, ये निश्चित रूप से चंदन रामदास जी के कार्य का प्रभाव है। प्रत्याशी घोषणा के बाद से ही पूरे बागेश्वर के अंदर एक उत्साह का वातावरण था, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मैं कह सकता हूं कि आज का जो नामांकन है अभी तक के बागेश्वर के इतिहास में सबसे बड़ा संख्या का नामांकन रहने वाला, बड़ी संख्या में लोग रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन अवसर पर हमारे मध्य रहेंगे। पार्टी हर चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेती है और हमने उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को टिकट दिया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि और मैं हर चैनल में ये बात कहता हूँ कि 3 सबसे बड़े कारण हमारे जीतने के चंदन रामदास जी का जो लोगों से यहाँ पे रिश्ता रहा है, जो उनका प्यार लोगों की तरफ रहा है और लोगों परिवार उनके परिवार को लोगों ने प्यार दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति है, और तीसरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम करके 1.5 साल में जो उनका नेतृत्व रहा है, ये 3 हमारे सबसे बड़े कारण रहेंगे चुनाव देखूंगी। और ताकि बागेश्वर उपचुनाव दुर्भाग्य से कहिए कि हमारे साथी जो हमारे सहयोगी मंत्री रहे हैं चंदन रामदास जी,
उनके निधन के बाद उपचुनाव वहाँ हो रहा है और आज हमारी वहाँ की प्रत्याशी यानी कि उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। बहुत अच्छे ढंग से वहाँ नामांकन उनके द्वारा हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में इस समय वहाँ पे लोग उनको सुनने के लिए, हमारे नेताओं को सुनने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ हैं, हमारे अनेकों मंत्री वहाँ पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पे हैं, सभी लोग वो एक बड़ी जनसभा वहाँ कर रहे हैं। तो इन दिनों बागेश्वर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी पर दांव लगाया है। साथ ही पार्वती दास को भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बसंत कुमार को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि भाजपा बिना हॉर्स ट्रेडिंग के चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी बसंत कुमार ने पहले ही आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया था। हमने, क्योंकि वो पहले ही छोड़ चुके थे अपने दल को, जो मुझे ज्ञात हुआ, तो उनको उपयुक्त समझ करके हमने उम्मीदवार बनाया जो है। और यदि हॉर्स ट्रेडिंग की कोई करता है तो भाजपा ही करती है। उनका इतिहास उत्तराखंड में भी हॉर्स ट्रेडिंग का, अरुणाचल में, मणिपुर में, गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, आप कहीं चले जाइए भाजपा ने, और महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है। हॉर्स ट्रेडिंग करना तो भाजपा का सगल बन गया है। तो बागेश्वर उपचुनाव समीप है और अब ऐसे में हर दिन नए अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 सदस्यों समेत स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, संघ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हैं। तो उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। हर पार्टी सत्ता की चाबी पाने के लिए जो रणनीति है वो तैयार कर जोर शोर से मैदान में उतर चुकी है। निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद ही प्रत्याशियों को लेकर चर्चा जोरों पर है। वहीं इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होनी तय है। बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बागेश्वर में उपचुनाव की जंग, तेज हुआ सियासी दांव। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने भी बागेश्वर में होने वाले आगामी चुनाव के लिए कमर कस ली है। चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों में अलग अलग जगह खाली हुए विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसमें बागेश्वर सीट भी शामिल है। बीजेपी के चंदन रामदास बागेश्वर विधानसभा से विधायक थे और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी। उनके निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सीट के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक नामांकन की तारीख 17 अगस्त, नामांकन वापस लेने की तारीख 21 अगस्त, उपचुनाव की तारीख 5 सितंबर, नतीजों की घोषणा 8 सितंबर। इन तारीखों के बीच तमाम पार्टियां अपनी जुगत में लगी हुई है। बात अगर बीजेपी की हो तो बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी है। चंदन रामदास की ही पत्नी पार्वती दास को ही इस सीट से प्रत्याशी बना दिया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पहले से ही चर्चाएं थी, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव तैयारियां तेज, जीत का दावा कर रहे सियासी दल। क्या बीजेपी खेलेगी सहानुभूति फैक्टर? किसे टिकट देगा सियासी दल? सियासी दलों का क्या होगा दाम? क्या रहेगा खास? बदलेगा इतिहास?
बागेश्वर उपचुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। बागेश्वर उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हर कोई ये जानने को आतुर है कि आखिरकार स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की विधानसभा का नया प्रतिनिधि कौन होगा। उपचुनाव के लिए बीजेपी अपनी तैयारी पूरी होने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने भी कमर कस ली है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भले ही ताल ठोक रही हो और जीत का दावा कर रही हो, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उपचुनाव में सीट जीतने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। भले ही इस समय सारे दिग्गज एक मंच पर नजर आ रहे हो, लेकिन चुनावी रणनीति और जनता के सामने वोट के लिए एकजुटता दिखाना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल भरा काम हो सकता है। जनता का रुख साफ है, सत्ता का ऊंट किस ओर बैठेगा खुद सुन लीजिए। बागेश्वर में उपचुनाव की लहर है। इस बीच रोजाना होती राजनीतिक उठापटक से ये खेल और भी दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे में दल बदल भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के रंजीत दास को अपनी पार्टी में शामिल किया, तो कांग्रेस ने भी एक अलग ही दांव खेला। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्हें ही बागेश्वर सीट से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने चंदन राम दास की तरफ से खाली हुई ये सीट पर उन्हीं की पत्नी पार्वती देवी को उतार दिया है। ऐसे में बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो सहानुभूति कार्ड खेल रही है। अब देखना तो ये होगा कि कांग्रेस क्या वाकई में 13 साल का जो सूखा पड़ा है उपचुनाव में वो नहीं जीत पाई है किसी भी, तो ऐसे में क्या वो जीत पाएगी। और भी कई ऐसे सवाल यहाँ पर उठते दिखाई दे रहे हैं। 17 अगस्त यानी कल नामांकन होना है। तमाम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं 5 सितंबर को ये उपचुनाव होने हैं, जहां जनता अपने मत का प्रयोग करके अपना नेता चुनेगी और 8 सितंबर को आएंगे नतीजे, जब ये साबित हो जाएगा कि आखिर बागेश्वर सीट का ये ताज किसके सिर पे सजेगा। बागेश्वर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जबकि 5 सितंबर को बागेश्वर में उपचुनाव होंगे और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। वहीं 8 सितंबर वो दिन होगा जब चुनाव आयोग मतगणना कर परिणाम घोषित करेगा और ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर किसके सिर सजेगा बागेश्वर का ताज। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।